हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम वापस से डिस्कस कर रहे हैं जेडब्ल्यू एडवांस के पीवाईक्यूज। ऑलरेडी मैंने दो टफ पीवाईक्यू का वीडियो पहले डाल दिया है। तो बचे हुए कुछ और अच्छे पीवाईक्यू हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, एक व्हील है जिसका रेडियस आर दिया हुआ है, मास एम दिया हुआ है, प्लेस एट द बॉटम ऑफ अ फिक्स्ड स्टेप ऑफ द रेडियस आर। A constant force is continuously applied on the surface of the wheel so that it just climb the step without slipping. Okay, consider the torque tau about an axis normal to the plane of the paper passing through the point Q. हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन, इफ द फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द सर्कमफ्रेंस एट अ पॉइंट। क्या उन्होंने क्लियरली बोला है? इफ द फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द circumference at a point P, then tau is zero। तो अभी यार अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर हम ये वाले पार्ट को ही अलग से लेते हैं, ये देखिए, ये दिख रहा है हम लोगों को। अब इस केस में यहाँ पे हमने पी पॉइंट पे फोर्स लगाया है सरकमफ्रेंस के नॉर्मली। ये देखिए, ये सरकमफ्रेंस दिख रहा है इसके, इसके नॉर्मली परपेंडिकुलरली हमने ये फोर्स लगाया है एफ। तो आई थिंक ये फोर्स की डायरेक्शन क्यू पॉइंट की तरफ ही जा रही है। तो अगर मैं टॉर्क निकालू ड्यू टू दिस फोर्स एफ is equal to force into perpendicular distance and that perpendicular distance is zero, तो टॉर्क इज जीरो। तो टॉर्क शुड भी क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। मल्टी करेक्ट है जैसा कि मैंने बोला है, तो पहला वाला तो करेक्ट है, आगे के ऑप्शंस भी चेक करना पड़ेगा। इफ द फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियल एट द पॉइंट एस, पॉइंट एस पे टेंजेंशियली हमने अप्लाई किया है, ये देखिए ये रहा फोर्स हमारा, टेंजेंशियली बिल्कुल अप्लाई किया है। बट द व्हील नेवर क्लाइम द स्टेप। आई थिंक ये वाली बात बिल्कुल गलत है। ये रहा फोर्स और ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर भी हमारा जो टॉर्क है वो आई थिंक यहाँ पर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो डेट इज इक्वल टू नॉट जीरो, पहली बात तो। और अगर ये टॉर्क आ रहा है तो यहाँ से कांटेक्ट छूट जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन भी आने वाली है नहीं। और अब इस केस में अगर मैं बात करूं कि ये जो फोर्स, इसकी वजह से जो है नेवर वर्ड यूज हो गया है, नो डाउट यहाँ से इसका जो टॉर्क आएगा, यहाँ पे लगने वाले वेट के टॉर्क से जब ज्यादा हो गया तो डेफिनेटली ये क्लाइम कर जाएगा। तो ये नेवर वर्ड जो है वो हमारे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इट कैन क्लाइम, जब ये वाला टॉर्क जो है वेट के टॉर्क से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तब ये क्लाइम कर सकता है। तो नेवर इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर नेवर नहीं होता तो डेफिनेट, अगर इट कैन क्लाइम बोला हुआ होता है तो हम इसको सही करते, तो नेवर वर्ड से ये रॉन्ग हो जाता है। देन उसके बाद में उन्होंने बोला है, इफ द फोर्स इज अप्लाइड एट द पी पॉइंट, आप पी पॉइंट पे टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ये रहा फोर्स एफ। तो टॉर्क डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली एट द व्हील क्लाइम। आई थिंक ये वाली बात तो गलत है। यहाँ से आ रहा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ रेडियस है। अब मान लीजिए ये यहाँ से ये क्लाइम होकर कुछ इस तरह से यहाँ पर भी आ जाता है, इस पॉइंट पे भी आ जाता है, तो भी ये फोर्स तो टेंजेंशियली लग रहा है, और ये हमेशा इस डायमीटर के क्या होते जाएगा, परपेंडिकुलर। तो मैग्नीट्यूड तो हमेशा ही इसके क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है, फोर्स इंटू टू आर ही आने वाला है। तो इट विल नॉट डिक्रीजेस, इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया आपका। तो अभी तक तो ए ऑप्शन सही था, बी भी रॉन्ग है। अब डी ऑप्शन देखते हैं, फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द सर्कमफ्रेंस एट पॉइंट एक्स, देन टॉर्क इज कांस्टेंट। अब ये एक्स पॉइंट पे यहाँ पे बोला है, ये एक्स आप जो कि देख सकते हैं, ये रहा एक्स पॉइंट। अब इस पॉइंट पे आपको टॉर्क बोला है, तो यहाँ से आई थिंक यहाँ तक का ये रहा वो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये एफ। ठीक है, ये फोर्स जो है हमारे, ये नॉर्मली फोर्स एक्ट हो रहा है किस पे, ये ये रहा हमारा फोर्स एफ। ये इसकी रेडियस की डायरेक्शन, ये रही फोर्स की डायरेक्शन। तो आई थिंक इससे हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये रहा वो परपेंडिकुलर। आई थिंक परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आ रहा है, ये रहा फोर्स।
आई थिंक आप वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहे तो भी निकाल पाएंगे। ये रहा वो थीटा कंपोनेंट, थीटा मान लेते हैं, ये एंगल हो गया है। तो आई थिंक अब जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, मान ले यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस जो है मान लेते हैं कुछ एक्स, और ये कुछ आर प्लस एक्स समथिंग जो भी आएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है। मान लो ये डिस्टेंस एक्स मान लेते हैं, हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मतलब ये वाले डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस अगर एक्स भी हुआ, तो ये हमारा कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा भाई, है ना। और या फिर यहाँ से आप देखिए ये हमारे पास में आर है, तो इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो दिस बिकम इक्वल टू आर साइन थीटा। तो आई थिंक टॉर्क अबाउट एक्स, टॉर्क एट एक्स पॉइंट पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है उससे आ रहा है एफ इंटू आर साइन थीटा। तो उसमें ये जो साइन थीटा जो है उस थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर थीटा का वैल्यू चेंज हुआ तो टॉर्क का वैल्यू भी चेंज होते जाएगा। तो साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली। अब आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे, ये देखिए ये जब जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा, एक्स पॉइंट भी ऊपर जा रहा है, तो ये जो थीटा का वैल्यू है ना वो चेंज होते जाएगा। जैसे जैसे ये रोल होके यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट जब ये टॉपल होके ये ऊपर जा रहा होगा, तो वैसे वैसे वो थीटा का वैल्यू चेंज होगा, तो वैसे वैसे टॉर्क का वैल्यू भी चेंज हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी आपका क्या है, रॉन्ग है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। क्लियर है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने 2017 जेडब्ल्यू एडवांस का कवर किया। देन कम टू द अनदर क्वेश्चन। देखिए एक और क्वेश्चन है हमारा जेडब्ल्यू एडवांस के ही एग्जाम का, 2017 का क्वेश्चन है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए एक यूनिफॉर्म बार दिया हुआ है, और वो बार जिसका लेंथ एल है, और ये स्लिप हो रहा है अपने वर्टिकल पोजीशन से। क्या हो रहा है, ये अपने वर्टिकल पोजीशन से स्लिप हो रहा है। At the some instant of the time, angle made by the bar with the vertical is theta. Which of the following statement about its motion is? तो ये यहां से इस तरह से क्या होते जा रहा है हमारे, ये थीटा एंगल पे ये बेंड हुआ है। अब हमें इनमें से कोई करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। पहली चीज कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पे एक ही चीज लग रहा है, वो लग रहा है इसका वेट mg। तो मैं जब सारे ऑप्शन पढ़ता हूं तो मुझे एक चीज दिख रहा है कि एक्स में, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, तो एक्स में तो कोई फोर्स होगा नहीं। जब कोई एक्स में फोर्स नहीं है, इसका मतलब सिर्फ वेट लग रहा है mg। तो सेंटर ऑफ मास में चेंज तभी होता है जब उस डायरेक्शन में फोर्स हो रहा हो। तो एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। जो चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में होगा, और वाई डायरेक्शन में हो रहा है ड्यू टू द वेट, वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो उसका सेंटर ऑफ मास जो कि मिड पॉइंट ऑफ द बार है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। मतलब तेरा ऑप्शन नंबर डी तो सही है। खत्म हो गया, पहला काम तो तूने आराम से उड़ा दिया। अब तू ट्रेजेक्टरी की बात करके भाई, वो जो ए पॉइंट है वो पैराबोलिक होगा या उसका क्या पाथ होगा, तो उसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा अभी। उसके लिए तू पहले ये दिमाग लगा, सोच वापिस से कि ये जो दिया हुआ है हमें डायग्राम, ये लीजिए, ये आया आपके पास डायग्राम। अब इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, तो इस पॉइंट पे, तो ये रहा तेरे यहाँ से ओरिजिन, ये रहा 0,0 है। इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट तेरे मान ले x, y हो गए हैं। अब ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया है, ठीक है। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालूं, या तो यहाँ पे अगर आप कोऑर्डिनेट देखेंगे तो 0,l थे इनिशियली में। तो अब इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो भाई ये एंगल थीटा है वर्टिकल के साथ, तो ये एंगल थीटा होगा। और ये एंगल जो है तेरा 90 माइनस थीटा होगा। तो ये रहा तेरे पास में y कोऑर्डिनेट। तो भाई ये तुझे मिल रहा है कौन सा, y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो जिसके साथ एंगल बनता है वो cos, और ये परपेंडिकुलर साइन, तो ये होगा l साइन 90 माइनस थीटा, मतलब l cos थीटा आ गया। तो y कोऑर्डिनेट तो तुझे मिल गया है l cos थीटा। अब तू बात कर भाई x कोऑर्डिनेट की। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालूं वो सोचता हूँ, वो दिमाग लगाता हूँ। अब उस केस में जब तूने दिमाग लगाया कि भाई यहां से लेके यहां तक का, ये दिख रहा है आपको,
ठीक है। और मिड पॉइंट तो यहीं कहीं होगा, ये रहा तेरा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट तो चेंज होने वाला नहीं है उन्होंने, क्योंकि मिड पॉइंट तो एक ही लाइन पे आएगा। मिड पॉइंट एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं। तो अब तुझे ये डिस्टेंस निकालनी है। जैसे मैंने बोला ये थीटा है, तो अगेन ये कौन सा हुआ, 90 माइनस थीटा, है ना। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा, L/2। अब ये यहाँ से मिड पॉइंट देख, ये यहाँ से आता है, ये रॉड का लेंथ कितना, हाफ, ये L/2 है। तो ये L/2 कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब L/2 साइन थीटा। तो अब तेरे पास में ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट आया वो आएगा, क्योंकि नेगेटिव एक्स में है, तो L माइनस ऑफ L/2 साइन थीटा। ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट होगा माइनस ऑफ L/2 साइन थीटा। और वाई कोऑर्डिनेट है L कॉस थीटा। अब एक काम करता हूँ, कैसे भी करके एक्स और वाई में रिलेशन इन दोनों की हेल्प से आ सकता है। तो तेरे को साइन थीटा जो मिल रहा है ना, अगर तू चाहे तो साइन थीटा को क्या लिख सकता है, डेट इज 2x अपॉन एल, नेगेटिव में। और कॉस थीटा को लिख सकता है y अपॉन एल। तो दोनों का स्क्वायर कर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाता है 1। और इसको जब सॉल्व किया तो ये आया 4 × x² अपॉन एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इक्वल टू 1। और इसको देख के तुझे समझ में आ गया होगा कि ये किसकी इक्वेशन है, एलिप्स की। इसकी इक्वेशन है ये एलिप्स की, x² अपॉन a² प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो एलिप्स है, तो मतलब पैराबोला तो होने वाला नहीं है। तो तेरा ए ऑप्शन तो नहीं होगा। अब उसके बाद में इंस्टेंटेनियस टॉर्क अबाउट द पॉइंट इन कांटेक्ट विद द फ्लोर टू साइन थीटा। इंस्टेंटेनियस टॉर्क निकालना है अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द फ्लोर। ये रहा तेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसके साथ में कितना टॉर्क बन रहा होगा वो हमें देखना है। तो अगेन हम इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो ये रहा तेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये रहा तेरा वेट जहां लग रहा होगा mg। और हमने ऑलरेडी ये डिस्टेंस निकाल दिया है कि भाई ये डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस कितना आ रहा होगा, अगर ये थीटा है तो ये भाई ये थीटा हो गया, दैट इज इक्वल टू L/2 साइन थीटा। तो दिस torque is equal to mg into perpendicular distance which is L/2 sin theta. तो your torque is directly proportional to sin theta। तो टॉर्क आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के। तो आई थिंक ये वाली बात तो सही निकल गई है, ये वाली बात तो हमारे सही निकल गई है। अब उसने पूछा है, द बार मेक्स द एंगल थीटा विद द वर्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स मिड पॉइंट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन इज प्रोपोर्शनल टू। अब माय डियर, यहां से लेके यहां तक का ये डिस्प्लेसमेंट हमारे को निकालना है, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं कि भाई यहां से यहां तक का पोजीशन L/2 था, बरोबर है। और ये कितना होगा, तो आपने ये भी दिमाग लगा दिया, ये L/2 था, ये थीटा है, तो ये अभी L/2 cos थीटा हो गया है। तो योर H इज L/2 माइनस L/2 cos थीटा। तो अब इस केस में हमने L/2 को तो बड़े आराम से प्यार से बाहर निकाल दिया, 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ ये H भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा के। तो उस हिसाब से यहाँ पर भी बोला है कि वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा के। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इस केस में हमारे बी, सी और डी तीन ऑप्शन करेक्ट थे, ए ऑप्शन हमारा रॉन्ग था। अब चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है जेडब्ल्यू मींस जेडब्ल्यू एडवांस 2018 का क्वेश्चन है। एक रिंग दिया हुआ है, डिस्क दिया हुआ है, इनिशियली एट रेस्ट पे है और रोल डाउन हो रहे हैं एक इंक्लाइन प्लेन से, जिसका एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ। दे स्टार्ट टू रोल विदाउट स्लिपिंग एट सम इंस्टेंट along the shortest path if the time difference between the reaching time is given there, और हाइट निकालना है। आई थिंक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये तो बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन आया है, अगर 2018 में ये क्वेश्चन मिला है। तो ये देखिए, ये रहा हमारे पास में 60 डिग्री का एंगल
यहाँ से रोल डाउन होके वो नीचे आ रहा है, वो हमें निकालना है। तो दैट हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इनिशियली में स्टार्ट्स विद द रोलिंग वेलोसिटी जीरो। अब ये जो एक्सेलरेशन होगा रोलिंग मोशन में होता है, डेट इज जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर जो है ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम आसानी से एस जो है ये रहा डिस्टेंस, तो ये अगर हमारे पास में एच हाइट है, ठीक है, जो हमें निकालना है, तो हम एस को लिख सकते हैं एच अपॉन साइन थीटा। ये सुनो, ये आपके पास में एस है। ट्रिग्नोमेट्री से हम एस को क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन साइन थीटा इक्वल टू जीरो हाफ इंटू ए की जगह लिखिए जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर, और डेट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो इनिशियली में आप यहाँ से इस इक्वेशन से टी वन निकालिए इन टर्म्स ऑफ एच मिलेगा हमें k² अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू रिंग के केस में k² अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू रखिए 1। डिस्क के केस में k² अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू रखिए हाफ। ये वैल्यू पुट करें, टी वन निकालिए, टी टू निकालिए, है ना, थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं आप, 60 डिग्री, एंड डेट उसके बाद में आप माइनस कर दीजिए जो भी आपको बड़ा दिख रहा है ना। कौन पहले पहुंचेगा, तो आपको दिख भी रहा होगा कि एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे रिंग के केस में तो आ रहा है 1, और रिंग के केस में 1 आ रहा है, और डिस्क के केस में हाफ आ रहा है। तो आई थिंक डिस्क में 1/k² का वैल्यू जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब डिस्क का एक्सेलरेशन ज्यादा होने वाला है। तो टी2 माइनस टी1 करिए, और उसका वैल्यू जो है 2 - √3/√10 के इक्वल कीजिए, और वहां से आपको कंपेयर करके एच का वैल्यू मिलेगा। आई होप आप कैलकुलेशन कर पाएंगे खुद से। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैंने हिंट दे दिया है। लेट्स कम टू द अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन, 2018 में ही आया है जेडबलई एडवांस के अंदर। बड़ा अच्छा और लेंदी क्वेश्चन है, अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं। दो मैट्रिक्स मैच वाला क्वेश्चन जिसको हम बोल सकते हैं। ये लिस्ट वन है, लिस्ट टू है, और इसमें आपको आर जो है पोजीशन जो है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, और उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अल्फा जो है वो बीटा के इक्वल नहीं है, और जो भी फोर्सेस हर केस में लग रहे हैं या तो वो जीरो है या फिर वो मेंशन्ड है कि वो कंजर्वेटिव है। या तो जीरो है या फिर वो क्या है, कंजर्वेटिव है। और अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस लगते हैं किसी भी सिस्टम पे, तो उसकी टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। तो आई थिंक चारों केस में आपको पूछा भी है कि इनमें से कौन कौन सी क्वांटिटी, इनमें या आर का वैल्यू ये हो तो कौन कौन सी क्वांटिटी कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आई थिंक सारे केस के अंदर आप एक चीज तो देखेंगे, क्योंकि हमारे को ये समझ में आ गया है क्लियरली कि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि सारे केस में फोर्सेस या तो जीरो होंगे या कंजर्वेटिव। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स ही लग रहे हैं तो टोटल एनर्जी आपकी क्या रहने वाली है, कंजर्व रहेगी। तो आई थिंक ई जो है ये सब, इसमें भी एस आए, इसमें भी 5 ई आने वाला है, इसमें भी 5 आने वाला है, इसमें भी 5 आने वाला है, इसमें भी 5 आने वाला है। तो जिस ऑप्शन में तुम्हारे जो है 5 नहीं है, वो वाला ऑप्शन तो पहले एलिमिनेट कर दो। तो यहाँ तो एक फर्स्ट में तो सब में आ रहा है, बेस्ट है। इधर भी सब में आ रहा है, इधर ये नहीं हो सकता है, इसको एलिमिनेट कर दिया हम लोगों ने। और इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो इसमें है। तो ए बी और डी में से कोई एक ऑप्शन हमारा होगा अभी। ठीक है, क्योंकि देखो एक लाइन से मैंने काम तमाम किया है। वो लाइन कौन सी थी कि बोला है कि फोर्सेस कंजर्वेटिव ही होंगे या जीरो ही होंगे, तो ये क्लियर कट आपको इंडिकेशन देख रहा है। अगर जब भी फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं या जीरो होते हैं तो टोटल एनर्जी हमारी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। ये एक चीज समझना है। चलिए, अभी उसके बाद में बाकी की चीजें चेक करते हैं। तो एक ऑप्शन से साथ पकड़ते हैं, पहले वाले को पकड़ते हैं हम लोग। फर्स्ट वाला हमने पकड़ा, तो फर्स्ट वाले केस में देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे आर दिया हुआ है, आपको पहले मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम, एल फॉर मोमेंटम, एल फॉर एंगुलर मोमेंटम, के फॉर काइनेटिक एनर्जी, और यू फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम के लिए वेलोसिटी चाहिए, लेट्स डिफरेंशिएट इट।
उसको डिफरेंशिएट किया तो अल्फा टी का आएगा अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप। ओ हो, अब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट तो लीनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट हो गया है, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन तुम्हारा जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स जीरो, फोर्स जीरो तो टॉर्क जीरो, टॉर्क जीरो तो एंगुलर मोमेंटम तुम्हारा क्या हो गया है, कांस्टेंट। क्लियर है। उसके बाद में अगर तेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ऑब्वियसली हाफ एम वी स्क्वायर है, तो काइनेटिक एनर्जी भी तेरी कांस्टेंट है। और तू ऑलरेडी बोल चुका है कि टोटल एनर्जी तेरी क्या है, कांस्टेंट। अगर टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस बात है तेरी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इसका मतलब पहले वाले में, क्यू वाले के अंदर जो है आपके सब सही है, वन भी सही है, टू भी सही है, थ्री भी सही है, फोर भी सही है, फाइव भी है, सब आएंगे, सब के सब आने वाले, सब के सब कंजर्व होने वाले हैं। तो पी में तो सब कंजर्व रहेंगे, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें सब कंजर्व है। तो डी तो ऑल, हाँ अब देखो, सी तो ऑलरेडी एलिमिनेट था, ए में सब है तो ए हो सकता है, बी में भी सब है तो बी भी हो सकता है, डी में जो है फोर नहीं है, इसका मतलब डी नहीं होगा, क्योंकि पी में तो सारे के सारे कंजर्व है। तो अब आपके पास बचे ए और बी में से कोई एक करेक्ट होगा। चलिए तो अभी बी वाला देख लेते हैं। तो बी में भी अभी देखो कहाँ पहुंचो, जहाँ आपके पास में आपको लगे कि यार ये मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ, वो फंक्शन उठा दो। तो मैं तो इसको उठा रहा हूँ। अगर मैं इसको उठाता हूं तो अभी मुझे चेक क्या करना है, एस में इधर क्या है, फाइव तो दोनों में ही है, टू, एंगुलर मोमेंटम को पकड़ना है सिर्फ, सिर्फ एंगुलर मोमेंटम को ध्यान देना है कि अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो बी रहेगा, अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है तो ए रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब रहता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब रहता है, जब तुम्हारा टॉर्क जो है वो जीरो होना चाहिए। तो अब ये जो हमने एस वाला पकड़ा है ना, जिसमें आर टी इज इक्वल टू अल्फा टी आई कैप प्लस बीटा बाय टू टी स्क्वायर जे कैप दिया हुआ है, इसको मैं वापस से डिफरेंशिएट करता हूं तो वेलोसिटी मिलेगी अल्फा आई कैप टू बीटा टी अपॉन टू, कैंसिल आउट हुआ ये जे कैप। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक कांस्टेंट नहीं है तो पोटेंशियल भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो इसका मतलब क्या क्या कांस्टेंट, ये नहीं हो सकता है अभी, ये नहीं हो सकता है और ये नहीं हो सकता है, और ये चीज तो कैंसिल हो गई। अब सिर्फ देखते हैं एंगुलर मोमेंटम पे निगाहें हैं। एंगुलर मोमेंटम के लिए मुझे टॉर्क चाहिए, तो उससे एक्सेलरेशन तो मिलेगा, एक्सेलरेशन मिल रहा है बीटा, ये तो जीरो हो गया, और ये बीटा जे कैप, और बीटा जे कैप एक्सेलरेशन मिल रहा है, वहां से फोर्स मिलेगा, फोर्स हो जाएगा हमारे पास एम इंटू बीटा जे कैप हो गया। आर वेक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट आसानी से हो सकता है, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो आपको टॉर्क मिलने वाला है, और वो भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिलने वाला है। तो इस केस में टॉर्क हमारे नॉट कॉन्स नॉट जीरो, है ना, नॉट जीरो है। अगर टॉर्क जीरो नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कांस्टेंट, अगर एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब एस वाले में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है। तो कौन से वाला ऐसा ऑप्शन है जिसमें एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, ए और बी में से? तो ए में कांस्टेंट नहीं दिया है, बी में कांस्टेंट दिया है, इसका मतलब तेरा आंसर क्या है, ए। तो इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प से जो है हम इस क्वेश्चन को जो है आसानी से कर पाए। तो बढ़ते हैं अभी। ओके, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास में एक बढ़िया सा एक फुटबॉल दिया हुआ है, और प्लैंक के ऊपर रखा हुआ है, और गैप जो है वो कितना दिया है, 2r दिया है, और वो जो फुटबॉल है उसका रेडियस आपके पास में दिया कितना है, r। ठीक है, इट गेट tilted making an angle theta from horizontal as shown in the figure, maximum angle theta so that the football does not start rolling down the plank satisfied। मतलब कि ये फुटबॉल जो है वो रोल डाउन ना हो, वो हमें मैक्स टू मैक्स, मतलब रोल डाउन, मतलब जस्ट वाली कंडीशन है, मतलब इसके ऊपर गए तो फिर वो क्या कर जाएगा, आपका रोल डाउन हो जाएगा।
ठीक है। अभी अगर मैं वो कंडीशन बनाऊं, मान लीजिए अभी के केस में अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, डेट इज N2। यहाँ कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है टुवर्ड्स, ये देखिए N1, और ये इसका जो है वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसका खुद का वेट लग रहा है, डेट इज mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये कांटेक्ट की वजह से आ रहा है नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज द अभी इनिशियल कंडीशन। थीटा मैक्स वाला कंडीशन कैसा होगा, देखिए यार, ये अगर अपन ध्यान से देखें, समझे इसको, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें, तो ये रहा भैया जी एंगल थीटा, और ये यहाँ पे ये इस तरह से हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा पूरा। मतलब ऐसी कंडीशन हो जाएगी जब ये mg जो है ना, ये पूरा ऐसा उस, बोलते हैं ना, उस कॉर्नर पे इस तरह से खड़ा हो गया है। अब हल्का भी आपने एंगल बढ़ाया तो ये नीचे गिर जाएगा। मतलब वो थीटा मैक्स वाली कंडीशन में आपका ऑब्वियसली यहाँ से तो कांटेक्ट छूट ही जाएगा, तो N2 तो तुम्हारा जीरो हो जाएगा, एंड N1 एंड mg भी को लीनियर हो जाएगा। N1 एंड mg भी कोलिनियर होगा, तो इनका टॉर्क भी अब जीरो हो गया है, क्योंकि हमें नेट टॉर्क जीरो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अब हल्का सा भी अगर ये हमारा mg जो है N1 के इस तरफ आया तो ये घुमा देगा इसको। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जो था एक्सट्रीम राइट पॉइंट पे आ चुका है, डेट इज N1, और ये हो गया तुम्हारा mg वाला कंडीशन। नाउ अगर हम थोड़ा आगे आए, mg इधर आए, तो ये mg का जो टॉर्क होगा वो इसको जो है क्या करवा देगा, टिल्ट करवा देगा। तो अभी ये थीटा मैक्स वाली पोजीशन है जहां N1 इक्वल टू mg है। जहां N1 इक्वल टू mg है, ये डिस्टेंस तुम्हारे 2r थी। तो आई थिंक यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये तो r हो जाएगा, ये स्मॉल r हो जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो ये तुम्हारे पास में वर्टिकल लाइन हो जाएगी अभी, और ये एंगल तुम्हारा थीटा है। ठीक है, और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर लेते हैं, तो दैट बिकम योर स्मॉल आर, दैट इज योर कैपिटल आर। ये वर्टिकल लाइन थी, ये वर्टिकल लाइन थी, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये तेरा क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। तो ये तेरा 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। तो फ्रॉम देयर यू कैन राइट साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, और यही ऑप्शन दिया हुआ था, वो थीटा मैक्स। ये तुम्हारा आंसर है। ऑप्शन मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, दिस इज योर ऑप्शन, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलो, अभी अगला क्वेश्चन जो है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये भी हमारे जो है जेडब्ल्यू मेंस और जेडब्ल्यू एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया हुआ है देखिए इस क्वेश्चन के अंदर। जो हमारे पीआई के बच्चे हैं, अगेन मॉड्यूल में ऑप्शंस इसके भी नहीं दिए हैं, इसलिए मैंने दूसरी वेबसाइट से जाके ये क्वेश्चन लिया है जहां ऑप्शंस दिए हुए थे। ठीक है, तो दीज आर द ऑप्शंस। अब यहाँ पे जो एक स्मॉल रोलर दिया हुआ है, और उस पे जो है यहाँ पे ये इस तरीके से आपको एक एक्सेल दिखाई दे रहा है। और इस जैसे मान लेते हैं कि ये रहा हमारे पास में, दिस इज द रोलर एंड दिस इज योर एक्सेल। ये रोलर है, ये एक्सेल है, और इस पे ये ऐसे स्केल को हम रख रहे हैं। अब हो क्या रहा है, जब हम स्केल को पुश कर रहे हैं तो ये रोलर प्योर रोलिंग कर रहा है। क्या कर रहा है ये रोलर? प्योर रोलिंग। बड़ा इंटरेस्टिंगली, हम जब स्केल को पुश कर रहे हैं तो ये रोलर प्योर रोलिंग कर रहा है। और अगर ये रोलर 50 सेंटीमीटर से मूव करता है तो स्केल की पोजीशन क्या होगी, दैट वी हैव टू फाइंड। ये देखिए, ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जहां प्योर रोलिंग होगी भाई, अगर हम सीधी सी बात करें, ये आगे की तरफ से घूम रहा है तो ये ओमेगा से घूमेगा। तो इस पॉइंट पे आर ओमेगा तो होने ही वाला है, इसका रेडियस। और यहाँ वेलोसिटी आ गई VCM, तो डेट वेलोसिटी VCM इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। एक ये तो क्लैरिटी आई, मिली हमें अच्छे से। उसके बाद अगला अगर हम पॉइंट देखें तो ये रही वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास।
यहाँ पे स्केल को रखा हुआ है, ये रहा हमारा स्केल। तो यहाँ पर भी प्योर रोलिंग हो रही है, क्या हो रही है यहाँ पर भी? भाई प्योर रोलिंग बोला है तो हर जगह प्योर रोलिंग ही होगी। तो ये पॉइंट प्योर रोलिंग बोलता है कि जहां पर आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां रिलेटिव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, मतलब स्केल की जो वेलोसिटी होगी वही वहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की होगी, वही वेलोसिटी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की भी होगी। अरे हाँ या ना? तो अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास में कितनी वेलोसिटी, ये देखिए इस तरह से घूम रहा है, तो यहाँ हो जाएगा ये आर ओमेगा आया, और प्लस वीसीएम की वजह से, रोटेशन की वजह से आर ओमेगा, और लीनियर मोशन की वजह से वीसीएम। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी आ जाएगी डेट इज वीसीएम प्लस आर ओमेगा। तो वीसीएम भी आर ओमेगा के इक्वल आ गया। यहाँ कैपिटल आर नहीं, हाँ यहाँ पर रेडियस क्या है, दूसरे वाले का रेडियस क्या है, ये स्मॉल आर रेडियस है यहाँ। तो यहाँ पर ये स्मॉल आर ओमेगा प्लस वीसीएम है, तो डेट इज स्मॉल आर ओमेगा प्लस वीसीएम। तो स्केल का वेलोसिटी आएगा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इनटू ओमेगा। तो यहाँ एक सिंपल सी बात है यार, जितने टाइम में हमारा जो रोलर है वो 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस मूव किया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अगर रोलर ने 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया तो उस टाइम पे उसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड थी वीसीएम। अगर रोलर जो है उसके पास में कितना डिस्टेंस होगा वो हमें निकालना है, और उस पॉइंट पे स्पीड हो जाएगी डेट इज स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इनटू ओमेगा। क्लियर हो गया यहां तक? अब इस केस में आप थोड़ा दिमाग लगाइए, दैट इज 50 अपॉन वीसीएम इक्वल टू S1 अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू ओमेगा। तो यहाँ पे जब हम नोटिस करते हैं वीसीएम का वोल फॉर्मूला, तो क्या वीसीएम इक्वल टू तो आर ओमेगा है ही है, दैट इज इक्वल टू S1 अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा तो कैंसिल हुआ, तो दैट S1 इक्वल टू 50 इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर। और हम सब लोगों को पता है कि ये जो रोलर है उसका डायमीटर 20 है, और ये जो अंदर ये जो एक्सेल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट एक्सेल वाला पार्ट, इसका डायमीटर 10 है। तो रेडियस एक्सेल की हो जाएगी स्मॉल आर इक्वल टू 5 और कैपिटल आर इक्वल टू 10। 15 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। मतलब आपका स्केल कितना मूव करेगा? 75। तो आपकी स्केल का पोजिशनिंग अगर आप देखते हो तो वो यहां से शुरू हुआ है, तो यहां से यहां तक कितना होना चाहिए? 75। दूसरा पर्सपेक्टिव अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर ये जो देखिए, ये अगर हमारे बात करें इसके पास एक्स्ट्रा वेलोसिटी थी v/2, अगर रिलेटिव वेलोसिटी देखूं तो स्केल रिलेटिव वेलोसिटी v/2 से जाएगा। मतलब एक्चुअली में देखा जाए तो अगर इसके पास वेलोसिटी v है तो इधर की वेलोसिटी कितनी हो रही थी? 3v/2 हो रही थी। तो v/2 एक्स्ट्रा वेलोसिटी से जा रहा होगा, तो उसकी वजह से वो एक्स्ट्रा 25 सेंटीमीटर जा पाता है। तो स्केल देखो 25 सेंटीमीटर आगे निकल गया, इनिशियली यहाँ था 25 सेंटीमीटर आगे निकल गया है, और स्केल के एस्पेक्ट में देखेंगे तो उसने कितना पोजीशन ट्रैवल किया है? 75 सेंटीमीटर। तो सीधा आपका आंसर मिल रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर। क्लियर हुआ यहाँ पे? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमने इसको भी खत्म किया है। बढ़ते हैं, चलिए अगले। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेडब्ल्यू एडवांस 2020 का। पुट अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल हॉरिजॉन्टली ऑन योर एक्सटेंडेड इंडेक्स फिंगर विद द लेफ्ट वन एट द 0 सेंटीमीटर। कहाँ पे है? 0 सेंटीमीटर पे है। चलिए यहाँ पे एक बढ़िया सा स्केल बनाने की कोशिश करते हैं। ये रहा वो स्केल जो है, ये आप देख पा रहे हैं। ओके, ये आपको स्केल दिखा एक बढ़िया सा। अब ये जो स्केल हमारे पास में है, अब ये स्केल जो है यहाँ पे इंडेक्स फिंगर जो है, ये रही पहली इंडेक्स फिंगर, वो कहाँ पे है? एट 0 डिग्री सेल्सियस, एक्स इक्वल टू 0 पे है। एंड दूसरी इंडेक्स फिंगर यहाँ पे है, दैट इज एक्स इक्वल टू 90 डिग्री पे है। कहाँ पे? एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ कहीं बनाते हैं।
x इक्वल टू 90 सेंटीमीटर सॉरी, और ये 0 सेंटीमीटर पे। फिर हमने क्या किया, फिर ये जो है हमारे पास स्केल, ये स्केल जो हमें दिया हुआ है, ये स्केल को अगर हम वापिस से देखते हैं आगे, तीन कंडीशन है यहाँ पे। ये देखिए, अब हुआ क्या इसमें कि उन्होंने बोला है व्हेन यू हैव अटेम्प्ट टू मूव बोथ द फिंगर स्लोली टुवर्ड्स द सेंटर, कोशिश करते हैं दोनों को साथ में मूव कराने की, लेकिन आप कभी आप रख के देखिए, ऐसे स्केल होगा और ऐसे रखो, आप दोनों फिंगर्स को मूव कराने की कोशिश करो, आप दोनों फिंगर्स को एक साथ मूव नहीं करा पाओगे। आप नोटिस करोगे कि आप कोशिश करोगे लेकिन एक उस टाइम पे रुकेगी, दूसरी मूव करेगी, दूसरी मूव करेगी, पहली रुकी हुई रहेगी, ऐसा कुछ रहेगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि हमने दोनों को साथ में मूव कराने की कोशिश की, लेकिन इनिशियली ओनली लेफ्ट फिंगर विल स्लिप टुवर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू द स्केल। स्केल के रिस्पेक्ट में जो है सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट वाली फिंगर, दिस इज योर लेफ्ट फिंगर एंड दिस इज योर राइट फिंगर, तो लेफ्ट वाली मूव करती है इनिशियली में सम डिस्टेंस पे, और आई थिंक ये इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा इनिशियली में। ये यहाँ से यहाँ तक 50 सेंटीमीटर की दूरी पे थी, और एंड दिस वन will be at the distance of 40 सेंटीमीटर। तो अब इसको हम जो मूव कराते हैं सर्टन डिस्टेंस पे, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये मूव किया, ये इसका सेंटर है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस कितना है, x1, और ये अभी भी इसी पोजीशन पे, तो आई थिंक ये डिस्टेंस अभी भी कितना है, 40 सेंटीमीटर। कांटेक्ट की वजह से यहाँ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन n1, और यहाँ कांटेक्ट की वजह से लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन n2। बट ये यहां से लेके यहां तक आए, इनिशियली में इस पॉइंट पे जब ये मूव कर रही थी तो ये किस पे था, रेस्ट पे था, और ये मोशन में था। यस और नो? तो रुकने से जस्ट पहले ये इसके ऊपर कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, और इस पे कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, है ना। दिस इज योर केस टू बोलते हैं, भाई कंडीशन टू चल रही है। तो अगर मैं केस टू पे आता हूं तो रुकने से जस्ट पहले, अब देखो रुका हुआ है उस पॉइंट, उस इंस्टेंट पे देखो, उस इंस्टेंट पे जब वो रुका, उस इंस्टेंट पे जब ये N1 मतलब ये वाला जो लेफ्ट फिंगर रुका होगा और राइट फिंगर चलना स्टार्ट हुआ होगा रेस्ट से, उस इंस्टेंट पे एक सेकंड के लिए तो क्या हुआ होगा, पूरा सिस्टम रुकेगा। ये हमारे जो है मीटर स्केल है वो मूव नहीं कर सकेगा उस इंस्टेंट पे, तो क्या होगा, रुकने वाला है मीटर स्केल, इसका मतलब उस इंस्टेंट पे मीटर स्केल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। अगर उस इंस्टेंट पे मीटर स्केल इक्विलिब्रियम पे आ रहा है, तो जो यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन जितना लग रहा है उतना ही उधर से क्या लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और अगर हम बात करें काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की, तो ये होगा म्यू के इंटू n1, स्टैटिक विल बी द म्यू एस इंटू n2। क्लियर? अब ये जो म्यू के हम निकालने वाले हैं, ये म्यू के कितना दिया हुआ है देखिए यहाँ पे, म्यू के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू 0.4, स्टैटिक का है और डायनामिक का 0.32 है, तो ये 0.32 रखा हमने, एंड दैट इज इक्वल टू n1। और हाँ, आप बोलोगे सर रॉड का वेट लग रहा है, तो वो भाई वाई में लग रहा होगा, एक्स में तो यही दोनों फ्रिक्शन फोर्स लग रहे हैं, और हम उस इंस्टेंट पे देख रहे हैं जब ट्रांजिशन होने लगा, लेफ्ट वाली रुकी और फिर ये N2 मूव करने लगा, उस इंस्टेंट की बात चल रही। तो उस इंस्टेंट पे लेफ्ट वाला इनिशियल जब रुकने से जस्ट पहले वो मोशन में था, तो उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो इधर क्या लग रहा होगा, स्टैटिक लग रहा है, इसलिए उन दोनों को इक्विलिब्रियम किया, उस इंस्टेंट की बात चल रही है। एंड दैट इज इक्वल टू 0.4 इंटू यहाँ आ गया n2। From there we can find n1 upon n2, and which is equal to 40 upon 32, and which is equal to I think अपना ये हो जाएगा 5/4। नाउ अब हमें एक और चीज दिख रहा है कि यार ये इक्विलिब्रियम पे भी हमारे को तो x1 निकालना है, हमारा मुद्दा भी देखो, हमारे को आगे जाके फाइनल में x2 निकालना है कि भाई ये कितने से मूव किया।
तो अभी एक एक वन बाय वन निकालते हुए जाते हैं। तो एक्स वन निकाल देते हैं पहले केस में कि ये एक्स वन कितना है, कि भाई अब एन वन सेंटर से कितना दूर है। तो हमें ये भी पता है कि इक्विलिब्रियम पे ऐसा भी नहीं है कि ये मीटर स्केल रोटेट कर रहा है। तो नेट टॉर्क हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। अगर नेट टॉर्क जीरो है तो फ्रिक्शन फोर्स एफ के इंटू एक्स वन इक्वल टू, सो नॉर्मल रिएक्शन से देखेंगे क्योंकि फ्रिक्शन का टॉर्क तो आएगा ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन तो इस सेंटर के अलोंग ही लग रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन एन वन इंटू एक्स वन, ये अगर मान लीजिए हमारे कौन से सेंस में आ रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है, तो इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज में आएगा। नेट टॉर्क जीरो तो क्लॉकवाइज सेंस का टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज का टॉर्क। और यहाँ x2 की जगह पे हम यहाँ लिख देते, दिया हुआ है गिवन 40 सेंटीमीटर। तो फ्रॉम देयर आई कैन फाइंड x1 विच इज n2 अपॉन n1 इंटू 40 लिख देता हूं ताकि सेंटीमीटर में मिल जाए। और n2 अपॉन n1 का रेशियो मैं लिख दूंगा 4/5 इंटू 40। यहां से कैंसिल आउट हुआ, ये कितना हुआ, 8 इंटू 4 32। क्लियर। तो यहां तक तो समझ में आ गया, x का वैल्यू आ गया 32। फिर देखिए क्या हो रहा है। अब ये यहां तक तो हमें समझा। आफ्टर सर्टन डिस्टेंस लेफ्ट फिंगर स्टॉप हो जाती है एंड राइट वन स्टार्ट स्लिपिंग। राइट साइड वाली चालू हो जाती है फिर मूव करना। और राइट साइड वाले जो है वो कितना मूव करती है, राइट फिंगर स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस एक्स आर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से ये राइट वाली जो है अब कितना रुक रही है, यहां से शुरू हुई थी ये, और ये राइट वाली फिंगर यहां से यहां तक आई है। ये सेंटर से डिस्टेंस कितना है, डेट इज योर एक्स आर। ये हमें निकालना है। नाउ यहाँ N2, यहाँ नया हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन N3 लग रहा है। और ये ऑलरेडी, ये जो है ये चल के यहाँ से यहाँ तक आ रही है। और ये यहाँ पर था N1 जो है, ये आके यहाँ पे आके स्टॉप हो गया है, यहाँ पे ये रुक गया है, और ये यहाँ से यहाँ पे चल के आया है। तो यहाँ हमारे पास में नया नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे भी इस केस में मान लेते हैं N4, क्योंकि पोजिशनिंग चेंज हो रही है। ठीक है। तो आई थिंक ये डिस्टेंस अभी मेरे पास में है, दिस डिस्टेंस इज योर 32 सेंटीमीटर। अब ये डिस्टेंस x1 मेरे पास 32 सेंटीमीटर है। सेम वे में ये चल के यहाँ पे आया, तो उसके पास में रुकने से जस्ट पहले यहाँ पे कौन सा था, काइनेटिक फ्रिक्शन था, और ये रुका हुआ था तो इसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब इन दोनों को भी इक्वल करो, ये केस 3 हो गया। तो जस्ट पहले ऑब्वियसली बात है, जस्ट पहले वाले फ्रिक्शन फोर्सेस लेंगे और फिर ये इक्विलिब्रियम पे आ गया है, वो इंस्टेंट जहाँ पे ये जस्ट रुक गया है। तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा एफ एस इक्वल टू एफ के। इसके बाद वापस से ट्रांजिशन होगा, ये रुका रहेगा, ये चलने लगेगा अभी, है ना। तो एफ एस यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, म्यू एस इंटू N4। यहाँ होगा म्यू के इंटू N3। म्यू एस है तुम्हारा 0.4, N4 यहाँ लिखा, म्यू के है तुम्हारा 0.32, और ये N3 लिखा। तो यहाँ पर भी हमारे को रेशियो मिलेगा N4/N3 इज इक्वल टू 32/40, मतलब पॉइंट, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया है, एंड विच इज अगेन बिकम 4/5। फिर वापस से वही करो, नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो करो। तो यहाँ पे क्या आएगा अभी देखो, N4 क्लॉकवाइज का टॉर्क इंटू 30, N3 इंटू ये एक्स आर। तो N4/N3 एक्स आर का वैल्यू क्या होगा, दैट इज N4/N3 इंटू 30, विच इज इक्वल टू 4/5 इंटू 30। और 4/5 कितना होगा देखिए इसके अंदर अगर हम सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा हमारे पास में आंसर अप्रोक्सीमेटली 24 के आसपास। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, अरे हाँ या ना। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। देखिए, अरे यहाँ पे एक चीज गड़बड़ कर दिया हमने। यहाँ पे ये x2 का वैल्यू, x1 का वैल्यू इज 32, इट्स नॉट 30, इट्स 32। ये 32 है, ये 32 है। ठीक है।
तो अभी इसको आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कुछ 25 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 25.60 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जेडब्ल्यू एडवांस 2021 का है। देखिए क्या दिया हुआ है, एक थिन रॉड है जिसका मास कैपिटल एम है, लेंथ ए दिया हुआ है, इट्स फ्री टू रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट अ फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस passing through the point O, and the thin circular disc of mass capital M दिया हुआ है, radius is a by 4, is pivoted on this rod with the center at the distance a by 4 from the free end so that it can rotate freely about the vertical axis। बहुत बढ़िया यार, एक देखिए एक रॉड है, उसके ऊपर a by 4 डिस्टेंस पे हमने एक डिस्क को पाइवोट कर दिया है, और उस डिस्क का रेडियस कितना है, a by 4 है। और फिर बोला है कि भाई ये जब रोटेशन हो रहा है तो बाहर से कोई देख रहा है, उसको ये रॉड जो है वो ओमेगा से रोटेट होते हुए दिखाई दे रही है, और ये डिस्क 4 ओमेगा से रोटेट होते हुए दिखाई दे रही है। क्लियर। टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओ पॉइंट इज गिवन, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एन। ठीक है, अभी क्या करते हैं देखिए, बड़े ध्यान से, इत्मीनान से, एकदम बढ़िया तरीके से इसको उड़ाने की कोशिश करेंगे। ये लीजिए, डायग्राम में बनाना नहीं चाहता हूं तो चोरी कर लेता हूँ डायग्राम को यहाँ से। टेक, ये लीजिए आ गया है बढ़िया सा डायग्राम। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझना है। ये लीजिए, ये रहा, इस ओ पॉइंट के अबाउट देखेंगे। तो जब हम एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो होगा अबाउट अ ओ पॉइंट विल बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क। तो आई थिंक एंगुलर मोमेंटम तो प्योर रोटेशन में है, इससे क्या अबाउट घूम रहा है ये इस तरह से, है ना, इसके एंड के अबाउट प्योर रोटेशन में है, वी कैन से दैट। तो हम एंड को इंस्टेंटेनियस एक्सिस मान के इसके अबाउट ही सीधा निकाल देंगे, आई अबाउट द एंड इनटू ओमेगा। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप सेंटर ऑफ मास, रॉड का भी सेंटर ऑफ मास पकड़ो, फिर आप देखिए कि रॉड का सेंटर ऑफ मास भी क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास घूम रहा है इस तरह से। तो फिर वहां से आप ट्रांसलेटरी मोशन से वी आर ओमेगा इससे भी निकाल सकते हो। तो मैंने क्या किया है कि रॉड के एंड के अबाउट घूम रहा है, तो मैं मोमेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस से भी देखता हूं, तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड इज इक्वल टू आई, जो है किसके अबाउट घूम रहा है रॉड, एंड के अबाउट। तो एल इज द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ऑफ एंड इनटू ओमेगा। ये मिल गया हमारे को पहला, भाई रॉड का तो सीधा हो गया। और आई थिंक ये सेंस जो है आप देख पा रहे हैं, ये कौन सा सेंस चल रहा है अभी, एंटी क्लॉकवाइज सेंस चल रहा है। ठीक है, और ये भी किधर घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज में ही घूम रही है। फिर ये इसके अबाउट घूम रही है तो भी किस में घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज में। तो अभी अपन को डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, सब आराम से ऐड करो। डिस्क में क्या हो रहा है, डिस्क खुद भी घूम रही है अपने एक्सिस के अबाउट, और उसका सेंटर ऑफ मास भी किसी के अबाउट घूम रहा है। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन मोशन वाला, कंबाइंड मोशन वाला क्वेश्चन है। तो कंबाइंड मोशन में हम कैसे निकालते हैं, एक तो पहले सेंटर ऑफ मास का देख लीजिए, फिर उस सेंटर ऑफ मास का ओ पॉइंट के अबाउट देख लीजिए, खत्म। तो आई ऑफ एंड, रॉड के एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम इंटू लेंथ क्या है, ए स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा की जगह पे यहाँ ये वाला सिंबल दिया है। ठीक है, अब एल ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट कर रही है। तो रॉड ने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम इंटू आर का स्क्वायर बाय 2 इंटू यहाँ ओमेगा कितना है, 4 ओमेगा। फिर ये देखेंगे सेंटर ऑफ मास रोटेट कर रहा है ओ पॉइंट के अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ये रही, दैट वेलोसिटी वी सी एम, विच इज इक्वल टू, डिपेंड करेगा इसके ऊपर। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस है 3a/4। तो VCM इक्वल टू आर ओमेगा, तो 3a/4 इंटू कितने से घूम रहा है ये, ओमेगा से। तो ये रहा ओम, जिसको बोल सकते हैं यहाँ पे हम, है ना, ओमेगा को इन्होंने ओम से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, सिंबल वो ओम वाला लगा है। तो यहाँ पे ये क्लैरिटी आ गई। तो 3 इंटू आर की जगह पे आप लिखिए, यहाँ पर आएगा अपने पास में मास M इंटू कैपिटल M है ये भी,
और वेलोस एम वी आर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, बी हो जाएगा 3a/4 इंटू ओम, और आर भी कितना है, 3a/4 ही है डिस्टेंस। अब इसको मैं जब सॉल्व करता हूं तो मेरे को एल मिल जाएगा, डेट इज एम इंटू a² बाय 3 ओम प्लस m/2। रेडियस डिस्क का कितना है, a/4 है, तो a² बाय 16 इंटू 4 ओम प्लस m इंटू, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इंटू a² इंटू ओम। उसको हम सिंप्लीफाई करते, देखिए क्या आएगा एल, क्या कॉमन बाहर आ रहा है, एम कॉमन बाहर आएगा, a² कॉमन बाहर आएगा, पाई कॉमन बाहर आएगा, ओमेगा ओम कॉमन बाहर आएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, 1/3। यहाँ 4 से कैंसिल होके बचेगा कितना, 1/8। यहाँ बचेगा 9/16। एलसीएम लीजिए, 48 विल बी द एलसीएम, दैट विल बी द 16, 6 और 3 इंटू 9 मतलब 27। तो इसको ऐड किया तो कुछ आएगा, ma² ओम अपॉन 48 इंटू 49। तो कंपेयर करने पर एन का वैल्यू 49 के इक्वल आ रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया है। देखिए मैं वापस से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ क्या हुआ है यहाँ पे। ये तुम्हारे पास में रॉड दिया हुआ है, रॉड एंड के अबाउट प्योरली रोटेट कर रही थी, तो इसका एंगुलर मोमेंटम निकाला रॉड का एंड के अबाउट MOI इंटू इसका जो ओमेगा था। ओमेगा यहाँ पे ओम से डिनोट किया हुआ था, तो हमने आई इंटू आई ऑफ एंड इंटू ओम कर दिया। ये तो हमने देखा किसका, रॉड का। फिर रॉड के ऊपर एक डिस्क भी थी, डिस्क का भी इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो डिस्क खुद घूम रही है किससे, 4 ओमेगा से, 4 ओम से, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस था 3a/4। फिर ये रॉड जिससे वो कनेक्टिव पाइवोटेड थी वो घूम रहा है किससे, ओम से। तो उसकी वजह से यहाँ सेंटर ऑफ मास को वेलोसिटी मिलती VCM इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। आर कितना हो गया, 3a/4 इंटू ओम। तो अगर आप इस डिस्क का निकालते हो तो डिस्क का क्या मिलेगा, पहले तो डिस्क क्योंकि रोटेट भी कर रही है और किसी पॉइंट के अबाउट आगे और ट्रांसलेट भी कर रहा है उसका सेंटर ऑफ मास, तो दिस इज द कंबाइंड मोशन। तो कंबाइंड मोशन में आप क्या करते हो, उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट पहले एंगुलर मोमेंटम लेते हो, और वो सेंटर ऑफ मास जिस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है रोटेट कर रहा है उस पॉइंट के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम लेते हो। तो दैट इज डिस्क का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है। हियर दैट एंगुलर वेलोसिटी इज 4 ओम, और सेंटर ऑफ मास जो है वो ओ पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, तो उसकी वजह से आ रहा है MVR, एम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस कितनी है यहाँ, 3a/4। सब सेम सेंस में थे इसलिए सबको मैंने पॉजिटिव में रखा, और वो आराम से बिंदास तीनों ऐड होके पूरे सिस्टम का मिल गया। आई होप ये क्लैरिटी आया। 2021 का क्वेश्चन हमने आराम से, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, तो इजी क्वेश्चन था, ये हम इजीली अटेम्प्ट कर पाए हैं हर बच्चा, है ना। आइए अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे, 2021 का ही क्वेश्चन है, JEE एडवांस 2021 का क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है, एक पेंडुलम दिख रहा है आपको, इट कंसिस्ट ऑफ बॉब ऑफ मास m इक्वल टू 0.1 kg, massless inextensible string of the length L equal to 0.1 meter is suspended from a fixed point of h equal to 0.9 above a frictionless। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर एक आपको ध्यान से समझना, ये रही एक स्ट्रिंग जिसका लेंथ जो है 0.1 मीटर है एक्चुअली में, लेकिन उसको सस्पेंड किया 0.9 मीटर अबव फ्रिक्शनलेस फ्लोर। ये रहा बॉब यहाँ रखा हुआ है, और ये रहा तुम्हारा फ्लोर। तो आइडियली ये हाइट 0.9 मीटर है, पर स्ट्रिंग का लेंथ 1 मीटर था, तो शायद ये अभी ये स्ट्रिंग कौन से स्टेट पे है, स्लैंक, मतलब थोड़ी इसमें लेंथ बची हुई है बट स्लैंक, वो जो ढीली है अभी, आराम से ये स्ट्रिंग खींची हुई नहीं दिखेगी आपको। फिर हमने इस बॉब को एक हॉरिजॉन्टल इंपल्स दिया, हिट किया, उन्होंने इंपल्स को पी से डिनोट किया है, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 0.2, ठीक है।
यहाँ हम जे से डिनोट करते हैं, इन्होंने यहाँ इम्पल्स को पी से डिनोट किया, कोई दिक्कत नहीं, हम पी से डिनोट कर लेंगे। फिर उसके बाद में एट सम इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है बताइए। इम्पल्स इक्वल टू आप क्या बोलते हो भाई, इम्पल्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम विच इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियली में क्या बॉब रेस्ट पे था, यस, उसका इनिशियल मोमेंटम जीरो है, और इम्पल्स आपको 0.2 दिया है, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। मास आपका 0.1 है इनटू वेलोसिटी। तो भाई तेरा वेलोसिटी अभी कितना हो गया है, 2 मीटर पर सेकेंड है। तो इम्पल्स मिलने के बाद, हिट करने के बाद वेलोसिटी कितना मिल चुका है, 2 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या बोला है इन्होंने, आफ्टर द बॉब स्लाइड्स फॉर सम डिस्टेंस, मतलब थोड़े डिस्टेंस तक वो जाके फिर स्ट्रिंग टॉन्ट होती है, और बॉब जो है फ्लोर से लिफ्ट ऑफ होने के चांसेस है, बॉब जो है फ्लोर के ऊपर जाने के चांस है। मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ द सस्पेंशन जस्ट बिफोर द बॉब लिफ्ट ऑफ है। पहले तो आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो यार ये वो कंडीशन पे आते हैं। अब हो क्या रहा है, ये यहाँ पे ये इनिशियल जो है, ये हाइट भी आपको पता थी कि ये हाइट कितनी है, 0.9। क्योंकि भाई स्ट्रिंग का लेंथ जो है 1 मीटर है, तो थोड़ा वो जैसे जैसे वो वेलोसिटी की वजह से आगे गया, तो जब तक स्ट्रिंग स्लैंग थी तो स्ट्रिंग सीधी हुई, टाइटन अप हुई, तब तक वो इस वेलोसिटी से जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। अभी अब स्ट्रिंग थोड़ी सी खिंच गई, तो लिफ्ट ऑफ होने से पहले, जस्ट बिफोर लिफ्ट ऑफ, हम बोल सकते हैं कि टेंशन कितना है। यहाँ पे स्ट्रिंग जो है अभी भी स्लैंग कंडीशन पे देखेंगे, जस्ट बिफोर लिफ्ट ऑफ टेंशन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जस्ट बिफोर लिफ्ट, और ये नॉर्मल रिएक्शन एन जो है ये रहा हमारे पास में, वेट क्या हो गया यहाँ पे, एम जी आ रहा है, ये जस्ट बिफोर लिफ्ट ऑफ है। और आई थिंक एन और एम जी दोनों ही एक दूसरे के इक्वल है, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे, तो अभी कोई कंडीशन की बात ही नहीं है। देन उसके बाद में देखो क्या हो रहा है। तो अभी तक कोई यहाँ इम्पल्सिव, बोल सकते हैं ना, इम्पल्सिव टॉर्क किसी की वजह से नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई खिंचाव की वजह से कोई टॉर्क नहीं आया। अब हुआ क्या, जस्ट आफ्टर लिफ्ट ऑफ, जस्ट आफ्टर, हाँ ये जस्ट आफ्टर लिफ्ट ऑफ की कंडीशन है, ये जस्ट आफ्टर बात कर रहा हूँ। जस्ट आफ्टर लिफ्ट ऑफ क्या होगा, जस्ट मतलब अभी बस अभी वो वाली कंडीशन आ गई है कि अब ये खिंचाव आ गया, ये ऊपर जाने वाला है। अभी भी ये जैसा कॉन्ट्रैक्ट टूटा नहीं है, जस्ट वाली कंडीशन चल रही है अभी भी एन इक्वल टू एम जी वो कैंसिल आउट हो रहा है, और स्ट्रिंग में थोड़ा सा खिंचाव अभी आ चुका है। अब यहां से ये सीधा ऊपर की तरफ लॉन्च होने वाला है। ठीक है, अभी ये किधर की तरफ जाएगा भाई, ये ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन अभी भी अगर आप देखें इस पॉइंट पे, ये टेंशन ओ पॉइंट की तरफ ही जा रहा है। अब टेंशन ओ पॉइंट की तरफ ही जा रहा है, तो इसकी वजह से कोई टॉर्क आने वाला नहीं है। तो अगर कोई टॉर्क नहीं आने वाला है, इसका मतलब क्या हो गया, कि अगर मैं बात करूं एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और फाइनल जो है, ये जस्ट बिफोर लिफ्ट ऑफ, ये कौन सा है, जस्ट आफ्टर लिफ्ट ऑफ। बस होगा क्या, इसके पास अभी तक यहाँ वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे थी, अब इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी मिलेगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। यह आ रहा है जस्ट आफ्टर लिफ्ट ऑफ। द रीजन, यहाँ पे अभी भी इंपल्सिव टॉर्क जो है वो क्या आया है, जीरो। बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आया है यहाँ पे। चलिए पहले आपको तो जस्ट बिफोर लिफ्ट ऑफ जो है इन्हीं ये हमारा एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। वेलोसिटी है, ये रहा ओ पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, हिंज पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जिसको दिया हुआ है, तो वो कितना हो जाएगा भाई। तो आपको पता है कि भाई लीनियर मोमेंटम दिया, वेलोसिटी है हमारे पास, तो लीनियर मोमेंटम निकालेंगे इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0.9। तो यहाँ पर ये आप आसानी से निकाल पा रहे हो, आर परपेंडिकुलर इनटू पी से। और ये भी हम निकालेंगे आर परपेंडिकुलर इनटू लीनियर मोमेंटम, इन आएगा जो। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस भी अलग होगा, तो यहाँ आर परपेंडिकुलर आपका कितना है, यहाँ आर परपेंडिकुलर 0.9 रहेगा। वेलोसिटी आपकी ये 2 मीटर पर सेकंड, बिकॉज वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्टिकल वाली आएगी।
और मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी टू। आई थिंक एक बार ये निकाल के एक आंसर तो निकाल ही देते हैं। 0.9 इंटू मास कितना दिया हुआ है बॉब का। बॉब का मास दिया है 0.1 kg। तो 0.1 इंटू टू, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 0.2, 0.18 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो पहले वाले का तो एंगुलर मोमेंटम जो है हमारे को आ गया है, जो हमें पूछा गया है। अब उसके बाद में यहाँ पूछा है हमें काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर का पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर वो जस्ट आफ्टर का आपसे पूछ रहा है, मतलब आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे 12 mv², उसमें वेलोसिटी चाहिए जस्ट आफ्टर वाली। तो उसके लिए मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला पार्ट लगा रहा हूँ। तो ये आर परपेंडिकुलर अब कितना होगा, अब देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन अब ये टेंजेंशियली ऐसे ऊपर की तरफ हो जाएगी। टेंशन भी आ गया है। तो ये उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी विच इज 1 मीटर। तो यहाँ आप क्या करें, ये लिख दीजिए 1 मीटर, मास इंटू वेलोसिटी वी डैश, दैट इज 0.18। मास का वैल्यू 0.1 इंटू वी डैश, तो दैट वी डैश इज इक्वल टू 1.8 मीटर पर सेकेंड। और यहां से आप काइनेटिक एनर्जी निकाल दीजिए, दैट इज 12 m v डैश का स्क्वायर, हाफ इंटू 0.1 इंटू 1.8 का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 0.1 इंटू 1.8 का स्क्वायर जो है कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में 18 इंटू 18 आप कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 64, ये 6, ये कितना हो गया हमारे पास 4। ये वैसे तो आपको 18 का सीधे आना चाहिए, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए आ गया 324। तो डेट इज 3.24 डिवाइड बाय टू, तो 0.324 डिवाइड बाय टू, तो 0.162 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने यहाँ पर 2021 के एडवांस का एक और बेहतरीन क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किया है। बट 2021 के क्वेश्चन के बाद अभी 2022 का एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे। एट टाइम t इक्वल टू 0 डिस्क ऑफ द रेडियस 1 मीटर स्टार्ट्स टू रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू 2/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अ स्मॉल स्टोन इज स्टक टू द डिस्क, एक स्मॉल स्टक स्टोन जो है वो डिस्क पे टच हो जाता है। एट t इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट द डिस्क एट द प्लेन, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डिस्क एंड द प्लेन। तो चलिए एक बढ़िया डायग्राम में भी बनाने की कोशिश करता हूँ, टूल्स दिए उनकी हेल्प से। ये लीजिए, ये रहा, थोड़ा कलर बढ़िया नहीं लग रहा है, चेंज कर लेते हैं, पिंक या ब्लू, जो बढ़िया लगे वो कलर। अभी थोड़ा खेलेंगे, बहुत देर हो गई है पढ़ते पढ़ते। लेट्स स्टार्ट, खेलना स्टार्ट करते हैं अभी। अब बच्चों आपके लिए इतना मेहनत किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बार बार मैं आपके ग्रुप पे जो है वीडियोस ना भेजूं, आपको खुद ही नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। चलिए, ये दिया हुआ है कि लेक्चर में डाउट लेने से बेटर है, सोचा कि इसी के थ्रू जो है आपके डाउट्स क्लियर कर दें। और कभी आप भूल भी जाओ तो वापस से वीडियो रेफर कर देना, तो आपको डाउट्स आ जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे आपके, है ना। चलिए अभी ये यहाँ पर हमारे पास में एक बढ़िया सी ये डिस्क दिख रही है, t इक्वल टू 0, इसका रेडियस 1 मीटर दिया हुआ है। टू रोल विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग मतलब प्योर रोलिंग के अंदर है भाई ये। ठीक है। और ये इससे घूम रहा है, ये अल्फा से घूम रहा है इस केस में। और ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास। और यहाँ पे स्टोन आके स्टक हो जाता है, ये रहा आपका स्टोन। माय डियर, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, इस पॉइंट पे आके स्टोन आके स्टक हो गया है, और फिर वो जो है ये t इक्वल टू √π सेकेंड पे आके निकल जाता है, तो आई थिंक आप वो पोजीशन निकाल पाओगे कि जहाँ पे आके वो स्टोन डिटैच हो जाता है हमारे
डिस्क से, तो वो थीटा आपको मिल जाएगा, डेट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर से। आई थिंक इनिशियली में इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, है ना, टी इक्वल टू जीरो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, उसके बाद में वो एक्सेलरेट होना स्टार्ट हुआ है, तो इनिशियल ओमेगा जीरो था प्लस हाफ इनटू, जैसे होता है ना गाड़ी जब स्टार्ट हुई तो स्टोन जब चालू ही हो रहा था तो स्टोन स्टक हो गया था, फिर फंस गया था, और फिर जैसे टायर चलता है वो स्टोन पीछे कोई खड़ा होता है वहां से डिटैच होके उसके मुंह पे जाके लगता है सीधा। तो अल्फा का वैल्यू 2/3, एंड टाइम दिया हुआ है रूट पाई, एक ओके, टाइम दिया हुआ है दैट इज रूट पाई सेकेंड, टाइम दिया हुआ है रूट पाई सेकेंड का स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पाई, टू से टू कैंसिल हो गया, पाई/3, पाई/3 से क्या समझ में आ रहा है, 60 डिग्री, मतलब यहां से ये 60 डिग्री पे जाके जो है ये स्टोन इस पॉइंट से डिटैच हो जाता है। तो इस पॉइंट से जब निकला होगा तो उसके पास वेलोसिटी होगी v, और आई थिंक ये वेलोसिटी भी इतनी ही होगी जो ये डिस्क जो दिख रहा है ना तुम्हारा, डिस्क की इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी। और डिस्क अभी कौन से मोशन में, रोलिंग मोशन में, प्योर रोलिंग मोशन में। तो प्योर रोलिंग मोशन में आपको दोनों वेलोसिटी देखनी पड़ती है, प्योर रोलिंग मोशन में आपको दोनों वेलोसिटी देखनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा एक तो यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास जा रहा होगा कितनी वेलोसिटी से, VCM से, एंड दैट VCM इक्वल टू आपने देखा था यहाँ से, अभी आपको समझा भी था, VCM इक्वल टू क्या होगा, प्योर रोलिंग मोशन है, VCM इक्वल टू R ओमेगा, तो दोनों ही सेम है ना। तो प्योर रोलिंग में VCM इक्वल टू भी V हो गया है, और R ओमेगा इक्वल टू भी क्या हो गया है तुम्हारा V, मतलब कोई भी V डैश बोल दीजिए, चलिए V डैश इसको अगर V बोल रहे हैं तो ठीक है। तो और VCM इक्वल टू भी V डैश। तो अब आप यहाँ पे देखिए ये तो हो गया VCM, और ये इधर टेंजेंशियल वेलोसिटी आया तुम्हारे पास में R ओमेगा, और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी आया R ओमेगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट रिजल्टेंट इज योर नेट वेलोसिटी जिससे वो निकलने वाला है। पहले तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं हम लोग, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट अभी हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, देखिए, ये रहा तेरा R ओमेगा, ये रहा V, ये एंगल 60 डिग्री है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो आई थिंक ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 60 तो ये 30, ये 30 है, ये 90 है, तो टोटल एंगल कितना हुआ ये 120 डिग्री। अब तुझे पता है, तुझे निकालना है नेट वेलोसिटी V, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VCM का स्क्वायर प्लस R ओमेगा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू VCM इंटू R ओमेगा इंटू cos 120, और cos 120 का वैल्यू क्या होता है, -1, और VCM और R ओमेगा का वैल्यू भी सेम है, VCM और R ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया तेरा V डैश, VCM और R ओमेगा का वैल्यू भी सेम ही आ गया ना, दैट इज इक्वल टू V डैश, दैट V डैश का स्क्वायर 2 इंटू V डैश -1/2 सॉल्व करेगा तो ये आ जाएगा V डैश, और दैट V डैश इज इक्वल टू VCM इज इक्वल टू R ओमेगा इक्वल टू V डैश, तो दैट V डैश इज इक्वल टू R ओमेगा। अगर मुझे ओमेगा मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। तो ओमेगा कैसे निकालूंगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट तेरा कितना है 0, अल्फा तुझे पता है 2/3, टाइम तुझे पता है उस इंस्टेंट का कितना था, अंडर रूट ऑफ पाई, ये सुनो। तो अब तू यहाँ से तेरे को ओमेगा सीधा मिल गया है, और आर का वैल्यू तेरा कितना है, इसमें रेडियस कितना है, 1 मीटर है रेडियस, तो आर का वैल्यू डाल 1, और ओमेगा को डाल दे अंडर रूट ऑफ 2 पाई/3। इस तरीके से तेरे को वेलोसिटी वी मिल जाती है। अब तू थोड़ा दिमाग लगा, तेरे को बताना है वो मैक्सिमम हाइट कितना स्टोन पहुंचता है फ्रॉम द प्लेन, मतलब अगर यही डायग्राम तू वापस से यहाँ ड्रॉ करे, सॉरी, वापस क्वेश्चन, यही डायग्राम वापस से अगर हम ड्रॉ करें, ये देखो ये रहा, तो यहाँ से हम समझ पाएंगे कि ये स्टोन जब यहाँ से निकल रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v, ये टक 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 टक, अब ये क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन ट्रेस करेगा और फिर जाके ग्राउंड पे गिरेगा। तो एक काम कर, पहले तो ये लाइन हो गई, तो ये तेरे को दे देगा प्रोजेक्टाइल मोशन से हाइट कैपिटल H,
फिर हम इसके प्लेन से हमें हाइट निकालना है, एंड दैट हाइट इज इक्वल टू एक्स। क्लियर है? तो पहले प्रोजेक्टाइल मोशन से अगर मैं एच हाइट निकालूं तो एच इक्वल टू क्या होगा, दैट इज यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आई थिंक यू का वैल्यू जो है हमारे को मिल गया, वो वेलोसिटी v होगा, दैट इज वी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। v का वैल्यू कितना है, दैट इज इक्वल टू 2 रूट पाई अपॉन 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4, रूट पाई का हुआ पाई, 3 का स्क्वायर हो गया 9, साइन 60 का वैल्यू इज द साइन 60 इज द रूट 3/2, तो उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू जी लिख दिया। आंसर जी के टर्म में है क्या देख लेते हैं। जी को 10 ले लें, खत्म, तो यहाँ जी को 10 ले लें। ठीक है, अब क्या होगा देख, 4 से तेरा कैंसल, 3 से 9 कैंसिल होके ये बचा 3। तो तेरे को यहाँ एच का वैल्यू जो मिल रहा है दैट इज पाई अपॉन 3 660। पाई अपॉन 60 एच का वैल्यू जो तुझे मिला है वो है, क्या मिला है, पाई अपॉन 60। यहाँ तक तो क्लैरिटी आया? ठीक है। अब यहाँ तक लिखने के बाद ये तो हमें समझ में आया, फिर जो है हमारा एक्स का वैल्यू है निकालना है। एक्स का वैल्यू अभी कैसे निकाले भाई, यहाँ तक करने के बाद में अभी एक्स का वैल्यू जो है हमें फाइंड करना है, तो एक्स का वैल्यू अभी कैसे निकाल सकते हो, यहाँ से भी थोड़ा दिमाग लगाओ। ये वाली हाइट आपको चाहिए, ये एंगल आपको दिया हुआ है, दैट एंगल इज 60 डिग्री। तो आई थिंक ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये डिस्टेंस तो है आर, और ये 60 है, तो ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, कॉस। तो दैट इज आर कॉस थीटा, 60 डिग्री जिसको बोल सकते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू आर माइनस आर कॉस थीटा, आर माइनस आर इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, कॉस 60 अगेन। कॉस 60 का वैल्यू लिखो अभी हमारे पास में भाई 1/2, तो डेट इज इक्वल टू r/2। क्लियर? तो x का वैल्यू तुम्हारे पास में हो गया 1/2, तो टोटल जो हाइट तुम्हारे पास में आ रही है जो हमें निकालना है, दैट इज h प्लस एक्स। एच तूने लिखा पाई/60 इंटू r/2, आर का प्लस r/2। तो r का वैल्यू तो हो गया 1/2 प्लस पाई/60। थोड़ा और दिमाग लगा अभी, कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 1/2 इंटू दैट इज 1/2 प्लस पाई का वैल्यू जो है वो डाल दो 3.14, है ना। पाई का वैल्यू जो है वो डाल दीजिए 3.14। 3.14 डिवाइड बाय 60। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1/2 प्लस 3.14 को 6 से डिवाइड कर दो, और ताकि डिवाइड बाय 10, 3.14 डिवाइड बाय 6 कर दीजिए इंटू 1/10। तो आपका x का वैल्यू कितना आएगा, 3.14 डिवाइड बाय 6, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.52 के आज आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हमने 2022 का एक अच्छा सा क्वेश्चन जो है वो खत्म कर दिया है। तो क्लियर कट विजन के साथ समझ में आया, है ना। एक डिस्क था, डिस्क पे ऐसा स्टोन चिपक जाता है और ऐसा डिस्क वापस ऐसा आगे की तरफ जाती है, तो स्टोन यहाँ से डिटैच होता है। तो पहले हमने वो डिटैचिंग पॉइंट निकाला, डिटैचिंग पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी वो निकाला, वेलोसिटी निकालते टाइम रोलिंग का कॉन्सेप्ट ध्यान रखा, क्योंकि रोल हो रहा है। तो उस पॉइंट पे रोलिंग मोशन से, रोलिंग मोशन की वजह से कितना वेलोसिटी आ रहा है डिस्क का, वही वेलोसिटी स्टोन को भी मिलता है। लकीली वहां पर एंगल 120 हुआ, तो उस वजह से आप आर ओमेगा के कॉन्सेप्ट से करते तो भी वेलोसिटी सेम मिल जाता। ठीक है, बट एक्चुअली में हमारे को वो नेट वेलोसिटी लेना था, फिर वो वेलोसिटी हमने ले लिया है। अब वो वेलोसिटी की वजह से वी डेट वेलोसिटी वी मिल गया है, और वी डेट वी इक्वल टू 120 है, तो डेट वी इक्वल टू आर ओमेगा इक्वल टू वी सी एम। और वहां से हमने ओमेगा हम निकाल सकते हैं, टी टाइम्स हमने ओमेगा निकाला, आर हमें दिया हुआ था, तो हम लोगों ने इजीली जो है वो वी डैश का वैल्यू फाइंड कर दिया है। फिर वो वी डैश बिकम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, और वहां से वो पार्टिकल ऊपर से नीचे जाता है। नीचे ग्राउंड से लेना था, इसलिए पहले तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन से एच निकाल दिया, और ग्राउंड से एक एक्स्ट्रा हाइट जिस पॉइंट से रिलीज हुआ था उसका डिस्टेंस एक्स जो है हमने वो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकाला, उन दोनों को ऐड किया और हमें टोटल हाइट मिला। ठीक है, अब चलिए करते हैं अंतिम क्वेश्चन। 2022
2023 का जो है मैं पीवाईक्यू करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। हमने हर साल का एक एक अच्छा पीवाईक्यू कर लिया है, अब लास्ट क्वेश्चन 2023 का पीवाईक्यू हम देखिए। चलिए अभी एक और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। एंगुलर डिस्क दिया हुआ है जिसका मास m है, इनर रेडियस a दिया हुआ है, आउटर रेडियस b दिया हुआ है, प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। एट द सेम टाइम इम्पल्स लग रहा है अप्लाइड एट द हाइट h अबाउट द सेंटर ऑफ द डिस्क। h इक्वल टू एच एम है, ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे ब्लर दिख रहा हो फोटो, तो h इक्वल टू एच एम लिखा हुआ है। जब h इक्वल टू एच एम होगा तो डिस्क रोल कर रही है बिना स्लिपिंग के, विदाउट स्लिपिंग, प्योर रोलिंग हो रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस। देयर आर फोर कंडीशन एंड वी हैव टू चेक दैट। चलिए पहले तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। इम्पल्स मोमेंटम थियरम हम सब लोगों को पता है ना, ये किस पे बेस्ड है, इम्पल्स मोमेंटम थियरम पे। इम्पल्स मोमेंटम थियरम पे ये बेस्ड हमारा क्वेश्चन है, दैट इज इक्वल टू जे इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे इम्पल्स दिया हुआ है जे नॉट, एक्स डायरेक्शन में, बहुत बढ़िया। चेंज इन मोमेंटम m इंटू वी सी एम। एनुलर डिस्क का मास कैपिटल M है तो कैपिटल M लिख दे भाई, कैपिटल M इंटू वी सी एम, माइनस इनिशियली में रेस्ट पे था तो जीरो। आई थिंक फ्रॉम देयर आई कैन गेट वी सी एम, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज जे नॉट अपॉन M। ये तो अब एक समझ में आया। फिर यहाँ पे हमारे को वो हाइट एच एम निकालना है, तो इस हाइट का रिलेशन और देखते हैं। तो मैंने दिमाग लगाया कि यार इम्पल्स दिया है, हाइट दिया है, तो इससे एंगुलर मोमेंट, एंगुलर इम्पल्स निकलेगा हमारे पास। तो एंगुलर इम्पल्स किसके इक्वल होगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के। एंगुलर मोमेंटम में कौन आएगा, आई इंटू ओमेगा। ओमेगा और वीसीएम के बीच में रिलेशन क्या होता है, प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग है तो वीसीएम इक्वल टू आर ओमेगा, एक दूसरे से हुए रिलेटेड। समझ में आया अभी। तो सबसे पहले एंगुलर इम्पल्स कैसे निकालते हैं भाई, लीनियर इम्पल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है, लीनियर इम्पल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से पहले तो लिखिए आई सी एम इंटू ओमेगा। इनिशियल है, फाइनल है ये, इनिशियल तो जीरो होगा, इनिशियली में रेस्ट पे थी ये, ठीक है। तो आईसीएम कितना होगा भाई, अभी ये एनुलर डिस्क है, एनुलर डिस्क में हम सब लोगों को पता है जब एक्सिस कहाँ से पास हो, सेंटर से, और डिस्क के प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर, डिस्क के प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर, उस केस में क्या होगा, m/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ओमेगा आ गया, जे नॉट इंटू एच। यहाँ से एच का वैल्यू हमें जो मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू m/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ओमेगा अपॉन जे नॉट। और जे नॉट का वैल्यू मैं ऊपर से उठा के यहाँ फेंक सकता हूँ। अगर मैं जे नॉट का वैल्यू ऊपर से उठा के यहाँ डालता हूँ तो एच इक्वल टू m/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा m अपॉन वी सी एम। एम से m कैंसिल। फिर हमें पता है प्योर रोलिंग हुई है, जब प्योर रोलिंग होगी तो ये एच भी किसके इक्वल हो गया, एच एम के इक्वल हो गया है। और ओमेगा भी किसके इक्वल होगा, वी इक्वल टू बी सी एम इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। और कौन सा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, बी वाला पॉइंट, तो रेडियस बी लेना पड़ेगा। तो एच का वैल्यू अभी आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 इंटू बी इंटू ओमेगा। तो ये कैंसिल करके एच एम का वैल्यू मुझे फॉर्मूला मिल चुका है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b। अब वन बाय वन ऑप्शन चेक करते हैं दोस्तों। ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन हो रहा है तो प्योर रोलिंग होगी, प्योर रोलिंग के लिए फ्रिक्शन चाहिए भैया, तो सही कंडीशन है। आप ए का वैल्यू जीरो कर दीजिए, ठीक है, ए का वैल्यू आप जीरो कर दीजिए। ए का वैल्यू आप जीरो कर देंगे तो बचेगा क्या, बी स्क्वायर अपॉन 2b। तो कितना आएगा, b/2, मतलब पहला ऑप्शन तो तेरा सही है। फिर उन्होंने बोला है दूसरे ऑप्शन में,
अभी भी म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब अभी भी फ्रिक्शन है, मतलब प्योर रोलिंग होगी। आप ए का वैल्यू बी कर दीजिए, ठीक है, कर दिया, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू बी। तो टू बी स्क्वायर अपॉन बी, टू बी स्क्वायर अपॉन टू बी, टू से टू बी कैंसिल हो, बचेगा सिर्फ बी, मतलब टू वाला ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन नंबर थ्री, आप h का वैल्यू एच एफ के इक्वल है, तब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो एच एम पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो इनिश एंगुलर वेलोसिटी, ये इसकी सीधी अगर मैं बात करूं, तो ओमेगा का तेरा फॉर्मूला जो आ रहा था वो आ रहा था वीसीएम अपॉन वी। वीसीएम तू अगर निकाल सक रहा है, एंगुलर इम्पल्स दिया हुआ है जे नॉट अपॉन एम, एम बी, वीसीएम इज इक्वल टू, यहां से लिख सकता है ना जे नॉट अपॉन एम। तो आई थिंक इस फॉर्मूले में जे नॉट तेरा कांस्टेंट है, बी तेरा कांस्टेंट, एम कांस्टेंट है, तो आई थिंक यहाँ पर ये ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है, नॉट डिपेंड ऑन ए, ये ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ जे पे, जे नोट पे, एम पे और बी नोट पे डिपेंड कर रहा है, नॉट डिपेंड ऑन ए। तो इसका मतलब ये भी सही है। अब फोर्थ ऑप्शन देखो, फोर्थ ऑप्शन बोला कि अगर म्यू का वैल्यू जीरो कर दूं, मतलब म्यू का वैल्यू जीरो है, तो पहली बात यहाँ रूलिंग के चांसेस नहीं बनेंगे, नो रूलिंग। दूसरी बात, नो रोलिंग भी एक कंडीशन है कि अगर ये जे नोट कहाँ लगता है, तो उन्होंने बोला जे नोट भी कहाँ लग रहा है, सेंटर पे लग रहा है। तो जब फ्रिक्शन ना हो, सिंपल सी बात है, नो फ्रिक्शन एंड फोर्स भी कहाँ लगे, एट सेंटर ऑफ मास पे हो, तो यहाँ पर रोलिंग होने के कोई चांस ही नहीं है। कोई रोलिंग करने के लिए, कोई रोटेट करने के लिए कोई टॉर्क ही नहीं बन रहा है ना, फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, फ्रिक्शन भी नहीं है, तो वो बॉडी को क्या करवाएगा, ओनली स्लाइड ही करवाने वाला है। आप बोलोगे सर मेरे को चेक कराओ, तो ये तेरे पास इक्वेशन थी, एच का वैल्यू जीरो डाल, तेरा ओमेगा जीरो आ रहा है, ओमेगा जीरो आ रहा है मतलब रोटेशन ही नहीं है, रोटेशन नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ स्लाइडिंग होगा, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी सही है। तो इसका आंसर वन टू थ्री फोर, चारों ऑप्शन सही है। क्लियर? तो इस तरह से एडवांस के जितने अच्छे क्वेश्चंस थे, पीवाईक्यूज के, हर साल के मैंने अच्छे क्वेश्चंस जो है उठाए हैं, सॉल्व किए हैं, और जितने बच्चों ने मुझे डाउट भेजे थे, वो सारे डाउट्स को मैंने अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं अगले और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, और भी कुछ डाउट्स जो आपके रहेंगे वो इसी तरह से मैं वीडियो फॉर्मेट में सॉल्व करता रहूंगा। और जो कोई नए बच्चे हैं, तो अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट कुछ भी मैं वीडियो बनाता हूँ, बच्चों के डाउट्स की वीडियो बनाऊंगा, अपना कोई चैनल बाकी चीजों के लिए तो है नहीं है। तो आप ही लोगों के डाउट्स रहेंगे, तो आप डाउट्स जो है वहां से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।